तो दोस्तों आज की जो वीडियो में लगभग हम 50 प्रश्न करेंगे। ठीक है, अंत में आपको एक चैलेंजिंग प्रश्न भी दिया जाएगा, सभी ने उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है। और आज के जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अग्रदास को बाग बगीचों का प्रेमी किसने कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला ही प्रश्न बताएंगे। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, नाभादास। ठीक है, अगर बात करें नाभादास की तो नाभादास जी अग्रदास जी के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, और अगर हम बात करें अग्रदास जी के गुरु की तो इनके गुरु का नाम क्या था? कृष्ण दास पैहारी। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये, छोटे छोटे तथ्य आपको पता होने चाहिए। और जो अग्रदास जी थे रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक ये थे। ठीक है, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। ध्यान मंजरी, ठीक है, लिख लीजिए, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, पदावली, पदावली नाम से भी इनकी रचना है। कहीं आपको पदावली दे दिया जाए और वहाँ पर जायसी ना दिया हो, ठीक है, और वहाँ क्या दे दिया गया हो? अग्रदास दे दिया गया हो, तो आपको दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर। तो इस चीज़ का याद रखिएगा। ठीक है, कुंडलिया नाम से भी इनकी रचना थी। और एक महत्वपूर्ण रचना है हितोपदेश नाम से। ठीक है, तो आप उसे भी कर लेना। हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, संत कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा की संज्ञा किसने दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। जल्दी से बताएंगे सभी, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, हमारे शुक्ल जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर महत्वपूर्ण बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंक्तियों से संबंधित है। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काल, पंक्ति किस कवि की रचना है? बहुत अच्छे, देखिए प्रश्न देखते ही अच्छे से उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इन्होंने ये दोहा लिखा था, किस पर लिखा था? राजा जयसिंह पर लिखा था। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया शेफी जी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, कठिन काव्य का प्रेत की संज्ञा किसे दी गई है? किसे दी गई है कठिन काव्य प्रेत की संज्ञा? बताएं जल्दी से। केशव को दी है। ठीक है, किसको दी गई है? केशव को। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया है? ये भी बताएं। बहुत बढ़िया, अज्ञेय को कहा गया है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का नाम आपने बताना है। कौन सा नाम है पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का? भाषा भूषण, पद्माभरण, पद्मश्री या फिर पद्मा भूषण? जल्दी से बताएं, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी। ठीक है, पद्माभरण। महत्वपूर्ण रचना है ये। अच्छा, अगर पद्माकर की और भी रचनाओं के बारे में बात करें तो जगद विनोद नाम से इनकी महत्वपूर्ण रचना है। एक दो रचनाएं ऐसी हैं जो ज्यादातर पद्माकर जी के बारे में पूछी जाती हैं। जगद विनोद, गंगा लहरी, ठीक है, राम रसायन, और एक महत्वपूर्ण है रचना जो है हिम्मत बहादुर विरदावली। ठीक है, ये रचना भी आप जरूर कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, जगद विनोद। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, बिहारी का जन्म काल क्या है? सभी बताएंगे, बिहारी का जन्म काल क्या है? 1595 ईस्वी। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, महत्वपूर्ण है। अच्छा, बिहारी का पूरा नाम बताएंगे सभी। बिहारी जी का पूरा नाम बताएं, क्या नाम था? जल्दी से बताएंगे, बिहारी का पूरा नाम क्या था? व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए, प्रताप शाही। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
प्रश्न नंबर 8 है, सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? किसने माना है जल्दी से बताएंगे। राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। ठीक है। अगर बात करें चंद्रवरदई की तो इन्हें किसने माना है पहला कवि? शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, किसने माना है? शुक्ल जी ने। अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था, बिहारी का पूरा नाम क्या था? सभी बताएंगे अगर किसी को पता है। ठीक है, और ये किस राजा के आश्रय में थे ये भी बताएंगे आप सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में कौन सा नहीं है? बिहारी लाल चौबे इन्हें कहा जाता था। ठीक है, इनका पूरा नाम है बिहारी लाल चौबे, ग्वालियर में ये पैदा हुए थे। चलिए इसका उत्तर क्या जाएगा प्रश्न नंबर 9 का? मलकत। ठीक है, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, बिहारी जी किस कला में कुशल थे? छंदों में, अलंकारों में, गागर में, सागर में, ठीक है, और या फिर लोकमान्य भाषा में? क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 10 का? बहुत बढ़िया, गागर में, सागर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताएं, तुलसी, सूरदास, बिहारी या फिर कबीर जी? हाँ जी, गागर में सागर। क्या उत्तर जाएगा? देखिए ये जो लंबा सा बी बनाते हैं ना, बी सी, तो ये मत कीजिएगा क्योंकि आपके जो कमेंट है फिर वो शो नहीं होंगे। ठीक है, जस्ट सिंपल सा ए बी सी जो भी आपका आंसर आता है वो आप लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो चैट में वो शो नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर क्या होगा? बी सही हो जाएगा, सूरदास। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, सूर को वात्सल्य का अवतार किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नवरत्न सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य शरण गुप्त? क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, विदेशी नारी एनी बेसेंट ने किस धर्म में आस्था प्रकट की थी? देखिए एनी बेसेंट उस समय की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने ईसाई धर्म की आलोचना भी की थी। ठीक है, ईसाई धर्म की आलोचना इन्होंने खुलकर की थी क्योंकि वहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता था। ठीक है, तो क्या उत्तर जाएगा इसका? बताएं जल्दी से। हिंदू धर्म का। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने किस धर्म में अपनी आस्था प्रकट की थी? हिंदू धर्म में प्रकट की थी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये पूछा जा सकता है, तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, श्रृंगार रस को किस नाम से पुकारा जाता है? यहां पर श्रृंगार में ऐसे लिखिएगा। चलिए क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, रसराज। ठीक है, ये आप जरूर याद कीजिएगा क्योंकि इस प्रकार का वर्तनी सुधार में आपको ये आ जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? जल्दी से बताएंगे, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? लघुत्तम इकाई कौन सी है? बताएं, शब्द, वर्ण, संदर्भ या फिर वाक्य? क्या उत्तर जाना चाहिए इसका? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, वर्ण। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, अच्छे से कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भाषा को मुख्यतः कितने रूपों में प्रयोग किया जाता है? 6, 4, 5 या फिर 2? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? भाषा को मुख्यतः कितने रूपों में प्रयोग किया जाता है? कितने रूपों में? 2 रूपों में। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो भी आप सभी बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, रसखान के लिए इन मुसलमान कवि जन पर कोटिक हिंदू बारिये, ये पंक्तियां किसने कही थी? शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी, भारत तेंदु हरिश्चंद्र या फिर श्री नारायण जी ने? बहुत अच्छे, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, भारत तेंदु। ये आपको बहुत बढ़िया, लिखित और मौखिक,
ये आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, माइंड में लॉक कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, देखता हूं जब उपवन में फूल पंक्ति के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर तुलसीदास। अब भी आपको देखिए सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, इन दोनों की पंक्तियों को तो अच्छे से याद करना है क्योंकि ये परीक्षा में आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो बताएं इसका क्या उत्तर जाएगा? क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, युगवाणी के रचयिता कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है ये भी, बताएं सभी, युगवाणी के रचयिता इनमें से कौन से हैं? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर ये इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे। विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी से ही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 है, कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की कृति नहीं है? अब आपसे यहां पर नहीं है पूछा गया है, तो आपने क्या करना है, जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो अंत में जरूर उसे देखिएगा, क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं, बीच में से ही पढ़ लेते हैं और अंत तक नहीं पहुंचते, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। क्या उत्तर जाएगा इसका? युगांत। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? पंत जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, गा कोकिल वर्षा पावक, कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, पंक्ति के रचयिता इनमें से कौन है? तुलसीदास, मीराबाई, पंत या फिर महादेवी वर्मा जी। क्या उत्तर जाएगा इसका? बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए आपको पंत जी से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियां अब इसमें आ रही हैं। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 है, महत्वपूर्ण रचना है, भिक्षुक के रचयिता इनमें से कौन है? आपको ये परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला जी या फिर तुलसीदास। देखिए अगर ऐसा प्रश्न आता है तो डायरेक्ट आंसर दीजिए, बिल्कुल बेझिझक होकर, है ना, आपकी क्वालिटी का यहां पर पता लगता है। बहुत अच्छे। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 है, दो बार जन्म लेता है के लिए एक शब्द क्या होगा? बताएं, ये प्रश्न भी आपको परीक्षा में देखने को मिल जाता है। बताएं, द्वितीय, द्विज, द्विजीय या फिर द्विज। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, द्विज। विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 है, गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों का वर्णन किया है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको यह प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो सभी इसका सही उत्तर बताएंगे। क्या उत्तर जाएगा इसका? बहुत बढ़िया। अच्छा ये भी बताएं कब लिखी गई थी ये भी बताएं सभी, कब लिखी गई थी ये? बहुत बढ़िया, 1888। देखिए 1888 के अंदर इसका पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था, लेकिन जब स्वतंत्र रूप से इसको प्रकाशित किया तो 1899 ईस्वी में इसे स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में या तो 1888 आएगा, ठीक है, तो आपने 1888 ही चूज करके आना है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और 1899 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसमें कितने कवियों की संख्या थी? 952 कवि थे। ठीक है, कौन सी भाषा में ये लिखा गया था ये भी बताएंगे, कौन सी भाषा में लिखा गया था? इंग्लिश में। ठीक है, आपको ये छोटे मोटी चीजें जो हैं इस से संबंधित आपको पूछी जा सकती हैं। अच्छा अगर बात करें 738 कवियों की, जल्दी से बताएंगे किस रचनाकार के, ठीक है, किसने जो ग्रंथ लिखा था और उसमें 738 कवियों का वर्णन किया था? बताएं, 738 कवियों का वर्णन किसने किया? बहुत अच्छे, गारसा दा तासी जी ने। इनका जो ग्रंथ था इस्तवार दा ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा इस ग्रंथ में जो गारसा दा तासी के ग्रंथ में इन्होंने कितने कवि हिंदी कवि रखे थे? 72 हिंदी कवि रखे थे। ठीक है,
और भाषा उसकी कौन सी थी, फ्रेंच भाषा थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर परीक्षा में मिश्र बंधुओं से संबंधित यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 738 कवि हैं। चलिए, मिश्र बंधुओं की पुस्तक का नाम कौन सा है, बताएं। मिश्र बंधु हास्य रस, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु आलोचनात्मकता, या फिर मिश्र बंधु काव्य। क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, 5000, लगभग 5000। ठीक है, आप इसे ऐसे नोट कीजिए, लगभग 5000। ठीक है, क्योंकि टोटल संख्या इसकी 5000 नहीं थी। एग्जैक्ट किसी को अगर पता है तो जल्दी से बताएंगे, मिश्र बंधु विनोद में जो कवियों की संख्या टोटल कितनी थी, 4951। बहुत बढ़िया। अच्छा, इनकी एक और रचना थी, वो भी बताएं, जो 1910 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, एक और रचना इन्होंने लिखी थी 1910 ईस्वी में, बताएंगे जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 है, प्रत्येक देश का साहित्य किसका प्रतीक होता है, बताएं जल्दी से। लोगों का, चित्तवृत्ति का, राजाओं का, या फिर शोषक वर्ग का। चलिए क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, चित्तवृत्ति का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 है, गार्सा दा तासी किस देश के निवासी थे, इटली, जर्मन, फ्रांस, या फिर ऑस्ट्रिया। देखिए इन्हों का जो ग्रंथ था वो कौन सी भाषा में था, फ्रेंच भाषा में था। तो ये कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के थे। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, गोरखनाथ की रचना का नाम कौन सा है। क्या उत्तर जाएगा, इंद्रिय निग्रह, आदिनाथ चौरंगी, या फिर दोहा गीत का। प्रश्न नंबर 28 का क्या उत्तर जाएगा, जल्दी से उत्तर चुनेंगे। बहुत बढ़िया, इंद्रिय निग्रह। ठीक है, अच्छा इनके गुरु का नाम क्या था वो भी बताएं जल्दी से। प्रश्न नंबर 29 है, हमारे आराध्य निबंध के रचनाकार कौन है, बताएं जल्दी से। वासुदेव शरण, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर, या फिर बनारसी दास जी, मच्छेंद्र नाथ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मच्छेंद्र नाथ जी कौन थे, गुरु गोरखनाथ जी के गुरु थे। क्या उत्तर जाएगा, जल्दी से बताएंगे सभी। हमारे आराध्य निबंध के रचनाकार कौन है, बहुत बढ़िया, बनारसी दास जी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 है, सरहप्पा का दूसरा नाम क्या है, सबरप्पा, लुइपा, कन्हप्पा, या फिर सरहप्पा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, सरहप्पा। देखिए आपने इन तीनों से संबंधित, इन तीनों चारों से संबंधित, ठीक है, एक लुइपा जी से संबंधित भी प्रश्न आपको बन सकता है। ठीक है, सबसे जो प्रमुख कवियों के बारे में अगर पूछा जाए, ठीक है, क्या थे ये, सरहप्पा क्या थे, सिद्ध थे या फिर नाथ थे। सबसे पहले आपने ये देखना है सिद्ध और नाथों की संख्या कितनी है। सिद्ध कितने थे, 84। ठीक है, नाथ कितने थे, नाथ कितने थे, 9। ठीक है, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ऐसे इसे आप याद करोगे। ठीक है, और जहां पर पा पीछे आता है वो सभी क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, सितार व तबला के आविष्कारक कौन से हैं, चंद्रवर्दी, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन, या फिर चौरंगी नाथ। बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर बी, आमिर खुसरो जी थे। ठीक है, सितार और तबला के आविष्कारक कौन थे, अमीर खुसरो जी। अच्छा, अमीर खुसरो की लगे हाथ सभी के सभी रचनाएं जरूर बताएं। ठीक है, खड़ी बोली के ये प्रथम कवि माने जाते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल के काल विभाजन के कितने आधार हैं, 4, 3, 2, या फिर 5। बताएंगे जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा। शुक्ल के काल विभाजन के कितने आधार हैं, खालिक बारी, बहुत बढ़िया, 2 सुखने, मुकरियां, बहुत अच्छे, हालात ए कन्हैया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इसका क्या उत्तर जाएगा, शुक्ल ने जो काल विभाजन के कितने आधार माने हैं, 4 माने हैं। ठीक है, कितने, नू सिपर, रूपा कोहली जी, बहुत बढ़िया। ठीक है,
कितने माने हैं? 4 माने हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 है, हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका से हुआ है? बताएं जल्दी से। इंदुमती, सरस्वती, साप्ताहिक या फिर मासिक? किस से हुआ था? सरस्वती पत्रिका। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34 है, कहानी संग्रह चिंगारियों को किसने जब्त किया था? इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले आप सभी इसका उत्तर देने से पहले बताएंगे कि चिंगारियां जो कहानी संग्रह था वो किसका था। सबसे पहले तो ये सभी बताएं, ठीक है, फिर उसके बाद इसका उत्तर भी जरूर दें। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सभी ने बताना है कि चिंगारियां जो कहानी संग्रह था वो किसका था। ठीक है, उग्र जी का। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 35 देखिए, नए पुराने झरोके किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी से बताएंगे क्या उत्तर जाएगा। क्या उत्तर जाएगा जी? सुमित्रा नंदन पंत, कृष्णा सोबती, हरिवंश राय बच्चन या फिर हरिशंकर परसाई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भी देता हूं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि आपने क्या करना है, जो भी जितने भी रचनाकार हैं, ठीक है, रचनाकारों की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग अलग निबंधकार, ठीक है, महत्वपूर्ण कवि या कहानीकार, ठीक है, इन सभी की एक जो प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, तो आप सभी इनको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि कम से कम 20-25 नंबरों के जो आपके जो 40-45 जो वीडियो होंगी टोटल, बाद में अभी थोड़ी कम है, मतलब 30 के लमसम है जो वीडियो, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। और ये गेन करवाती हैं एग्जाम में लगभग आपको 25 से 30%, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा वो भी। प्रश्न नंबर 36 देखिए, प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है, बताएंगे। हम खुरमा व हम शबाब, रूठी रानी, दो सखियों का विवाह या फिर चित्रलेखा? चलिए बताएं क्या उत्तर जाएगा। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, रूठी रानी। ठीक है, अगर देखिए आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता और आपको नया सा प्रश्न लगता है तो आप नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या उत्तर जाएगा। सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए पंक्ति के रचयिता कौन है? अज्ञे जी हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 है, आम्र में कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज? बताएं जल्दी से कौन सा है इसका। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, तत्सम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 है, भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भाव, भाषी, भाष या फिर क्या हो जाएगा? भाषीय। किससे हुई है? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, भाष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41 है, खंडर की आत्माएं किसकी रचना है? शिव प्रसाद की, दयाल सिंह, यशपाल या फिर रांघे राघव? क्या उत्तर जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। क्या उत्तर जाएगा इसका? रांघे राघव। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42 है, मनोरंजक संस्मरण के रचयिता इनमें से कौन से हैं? बताएं जल्दी से। क्या उत्तर जाएगा? नारायण चतुर्वेदी। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 का सी उत्तर हो जाएगा। यशपाल के उपन्यास दिव्या में किसकी समस्या का जो वर्णन किया गया है? ठीक है, ये स्त्री की समस्या का वर्णन किया है। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, अमृत राय के पहले उपन्यास का नाम आप सभी ने बताना है। क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, बीज। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, बीज। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45 है, महाभोज कैसा उपन्यास है? बताएं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या फिर पारिवारिक? बहुत बढ़िया, राजनीतिक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45 है, अग्निबीज किस तरह का उपन्यास है? किस प्रकार का है? जनवादी उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46 है, इंपॉर्टेंट है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा उपन्यास की रचना की थी?
रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सो सुजान है यहां पर, ठीक है, इसे भी कर लीजिएगा। और या फिर उपर्युक्त सभी, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न नंबर 47 देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? छायाग्राम, प्रतिध्वनि या फिर सिकंदर की शपथ? क्या उत्तर जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छे, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ग्राम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 है, पांडे बेचन शर्मा ने किस शैली के निबंध लिखे थे? बताएं, प्रयोगात्मक, प्रतीकात्मक, विस्मात्मक या फिर भावात्मक? इस प्रकार के लिखे थे, भावात्मक, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, इंपॉर्टेंट है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है में कौन सा अलंकार है? जल्दी से सभी इसका उत्तर चुनेंगे, क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से बताएं, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए, यमक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50 है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसमें कौन सा छंद है? कौन सा है? सोरठा, कुंडलीय, चौपाई या फिर गीतिका? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, चौपाई, ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो आज का चैलेंजिंग प्रश्न है, कमर्शियल बैंक का हिंदी में क्या अर्थ है? आप सभी ने ये कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, ठीक है, यहां पर किसी ने भी नहीं देना है। कमर्शियल बैंक का हिंदी में अर्थ बताना है, वित्त बैंक, वाणिज्य बैंक, ग्रामीण बैंक या फिर कृषि बैंक। आपको ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप सभी ने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, यहां पर किसी ने नहीं देना है। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण क्लास जिसमें हमने 50 प्रश्न किए हैं हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जितने भी नए साथी चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। देखिए, सबसे पहले क्या, जब भी आप क्लास देखते हैं, कोई भी क्लास, मेरी नहीं या किसी की भी देखते हैं यूट्यूब पर, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखा करें, क्योंकि वहाँ पर कई बार पिन किया होता है। तो मेरी भी जो क्लासेस में अगर कोई भी प्रश्न गलत लगता है तो वहाँ पर पिन किया होगा, आपने नीचे देख लेगा, ठीक है, सभी वहाँ पर देखें। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है ऐसा, तो आप गलत ना करते हुए उसे सही करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखें सभी क्लासेस में, जितनी भी आप देखते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।